सच का दर्द। डेविड और उसके परिवार की अगले कुछ सालों तक जिंदगी इसी तरह मुश्किलों से गुजरती रही, मगर आखिरकार कुछ समय बाद डेविड और उसकी मां जैकी को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जैकी उन दिनों विल्मथ इरविंग नाम के आदमी से मिली, जो एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो बहुत कम समय में जैकी से बहुत करीब आ गया था। साथ ही साथ वो डेविड को भी बहुत पसंद करता था और डेविड को हमेशा अपने बेटे की तरह रखता था। जैकी और विल्मथ धीरे धीरे करीब आने लगे। डेविड भी इस बात से काफी खुश था, क्योंकि जब वो अपने पहले पिता ट्रूनिस के घर रहते थे तब उनके पास पैसा तो होता था, लेकिन वहां उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। फिर जब वो वहां से अपनी नानी के घर रहने आया तो गरीबी ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। लेकिन आखिरकार जैकी को एक नया हमसफर मिला, जो न केवल जैकी और डेविड से प्यार करता था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। जैकी अब विल्मथ के साथ होती थी तो वो बहुत खुश रहती, और यही चीज उसकी हंसी में भी देखी जा सकती थी। डेविड जब अपनी मां को इतना खुश देखता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि अब उसकी मां आखिरकार खुश है, जिसकी वो हकदार भी है। कुछ महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और जैकी और विल्मथ ने शादी करने का निर्णय ले लिया। सभी रिश्तेदार इस बात से बेहद खुश थे कि अब आखिरकार डेविड और जैकी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। विल्मथ एक बार जैकी और डेविड से मिलने उनके घर आया हुआ था। उस दिन उन सबको एक फुटबॉल मैच देखने जाना था, लेकिन किसी कारणवश विल्मथ ने डेविड और जैकी से किसी और दिन फुटबॉल मैच देखने जाने के लिए कहा और खुद भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन जैकी को यह खबर मिली कि किसी ने विल्मथ की गोली मारकर हत्या कर दी। जैकी ये सुनकर कुछ मिनटों के लिए एकदम सुन्न पड़ गई। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस बात की वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो विल्मथ के साथ बिताए उन सभी लम्हों को याद करने लगी जिसमें वो खुश थी। डेविड खुश था और विल्मथ भी मुस्कुरा रहा था। जैकी और डेविड उस वक्त जब विल्मथ के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पिछली रात कुछ गुंडे विल्मथ की हत्या करके भाग गए। जब डेविड वहां पहुंचा तब विल्मथ की लाश खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही थी। उस रात डेविड और जैकी को विल्मथ के घर रुकने के लिए कहा गया। उनके साथ विल्मथ के पिता भी थे। उन्होंने 2 बंदूकें भी अपने पास रखी थीं, जिससे अगर हमलावर वापस आए तो वो उनका मुकाबला कर सकें। मगर उस रात जैकी और डेविड अपनी जान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। वो बस विल्मथ को लेकर अत्यधिक भावुक हो गए थे। डेविड ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि अब शायद उसके जीवन में अच्छा समय आ गया है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत निकला। अगले कुछ महीनों तक ना तो डेविड और ना ही उसकी मां जैकी इस सदमे से उबर पाए। जैकी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी एकमात्र उम्मीद उसके सामने खून से सनी पड़ी थी। वो एक बार भी विल्मथ के जाने के बाद रोई नहीं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये बात उसके व्यवहार में भी लगातार दिख रही थी। जैकी की नींद भी बहुत कम हो गई और वो अक्सर टीवी देखते देखते सोफे पर सो जाया करती थी। वहीं डेविड ने जल्द ही एक स्कूल में दाखिला ले लिया और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगा। मगर उसके जीवन में हादसों का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। एक बार जब डेविड बस में बैठकर अपने स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि एक गाड़ी में से छोटा बच्चा निकलकर उसकी बस की तरफ भागते हुए आ रहा था। उस वक्त बस रुकी हुई थी। उस बच्चे के हाथों में कुछ बिस्किट थे। जैसे ही बच्चा बस के करीब पहुंचा तो बस चालू हो गई और बच्चा बस के नीचे कुचल गया। डेविड, जो केवल एक 15 साल का छात्र था, यह हादसा देखकर एकदम सहम और घबरा गया। उसी वक्त सभी बच्चों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा गया। डेविड भी बस से नीचे उतर गया, लेकिन जब उसने उस बच्चे का कुचला हुआ सिर देखा तो वो अंदर तक हिल गया और उसे विल्मथ की याद आ गई। उसे उस बच्चे की जगह विल्मथ की लाश दिखाई देने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे विल्मथ का शरीर जमीन पर खून से सना पड़ा था। डेविड एक और सदमे को झेल नहीं पाया। उस दिन घर आकर डेविड पूरे दिन सदमे में रहा। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए उसकी जो जिंदगी सामान्य हुई थी, उसमें अब दोबारा बड़ी उथल पुथल मच चुकी थी। डेविड अब धीरे धीरे इस सदमे से भी उभरने लगा था, लेकिन समस्याएं अब भी डेविड का पीछा कहां छोड़ने वाली थीं। एक बार डेविड और उसका ममेरा भाई शहर से दूर कहीं घूमने गए।
जब वो वहां से पैदल वापस आ रहे थे, तब रास्ते में एक गाड़ी उनके पास से गुजरी, जिसमें बैठे एक गोरे आदमी ने खिड़की से निकलकर कहा कि ये काले लोग यहां कैसे आ गए। डेविड को अब इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने और उसके भाई ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपना सिर झुकाकर सड़क के किनारे चलते रहे। मगर वो गाड़ी आगे जाकर रुकी और उसमें बैठा गोरा आदमी बंदूक लेकर डेविड के सामने आ गया। बंदूक को डेविड के सामने तानकर उसने फिर उनसे पूछा, तुम काले लोग कहां से हो और इस शहर में क्यों आए हो? हालांकि डेविड ने पहले भी कई बार ऐसे हालातों का सामना किया था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति का वो पहली बार सामना कर रहा था, जहां उसके सिर पर कोई बंदूक ताने खड़ा था। वो बस यही सोच रहा था कि वो उसका जवाब दे या नहीं। आखिरकार डेविड और उसके भाई ने कुछ न बोलने का निर्णय लिया। वो व्यक्ति डेविड और उसके भाई को गंदी गालियां देकर वहां से चला गया। तब दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली, लेकिन डेविड का आत्मविश्वास अंदर से ध्वस्त हो चुका था। वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लगा था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारी चमड़ी का रंग हमारे व्यवहार को बिल्कुल भी बयान नहीं करता। घर आकर डेविड ने यह बात अपनी मां को नहीं बताई, लेकिन वो रात भर इसके बारे में सोच सोच कर रोता रहा। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने डेविड के साथ भेदभाव को आमंत्रित किया। एक बार डेविड अपनी कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका की बात सुन रहा था। उस वक्त जब उसने अपनी नोटबुक खोली तो उसने देखा कि उसकी नोटबुक पर किसी ने एक काले व्यक्ति का चित्र बना दिया था, जिसके पीछे आपत्तिजनक और भद्दी गालियां भी लिखी हुई थी। डेविड ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब तक किसी ने भी उसको कम से कम उसके स्कूल में तो इस तरह की भेदभाव भरी बातें नहीं कही थी। लेकिन उस दिन डेविड ने यह देखा कि उसके स्कूल के साथी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उसे एक निम्न दर्जे का व्यक्ति मानते हैं। डेविड तब बिना किसी को देखे अपनी नोटबुक उठाकर कक्षा से बाहर चला गया। पीछे से उसके शिक्षिका उसे बुलाती रही, लेकिन वो रोते हुए सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा। उसने उस नोटबुक को प्रिंसिपल की टेबल पर फेंका और कहा, अब बस हो गया, मैं अब और नहीं सह सकता। प्रिंसिपल ने उसकी किताब देखी और कहा कि डेविड, इसमें तो काले व्यक्ति की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, यह जरूर कोई बेवकूफ होगा। डेविड प्रिंसिपल की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और रोता रहा। डेविड के लिए परेशानियां यहीं नहीं रुकी। वो लगातार रंग भेद से जुड़े इस तरह के तानों का सामना करता रहा, मगर एक घटना ऐसी हुई जिसने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। डेविड को अपने स्कूल में एक लड़की बेहद पसंद थी। वो लड़की भी डेविड को बहुत पसंद करती थी। एक बार जब वो दोनों एक कैफे में कॉफी पी रहे थे तो उसी वक्त उस लड़की को उसके पिता ने डेविड के साथ देख लिया। उसके पिता ने लड़की को बुलाया और कहा, अगर आइंदा तुम इस लड़के के साथ में दिखी तो तुम्हारी खैर नहीं। यह सुनकर डेविड अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका काला होना उसको इतनी बेइज्जती का पात्र बनाएगा। वो अब पूरी तरह से हार चुका था। वो किसी से भी सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर रहा था। डेविड के शरीर को मानो लकवा मार गया हो। यह उसके जीवन का सबसे शर्मिंदगी भरा पल था, जो वास्तव में उस बंदूक वाली घटना से भी ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि यह घटना भरी भीड़ के सामने हुई थी और ये शब्द भी एक पढ़े लिखे व उम्र दराज व्यक्ति के मुंह से निकले थे। इन सब परेशानियों के बीच डेविड के मन में एक सपना था, जो अब भी पल रहा था। डेविड के दादाजी अमेरिकी वायुसेना में एक रसोइया थे, जहां उन्होंने 30 साल तक काम किया था। उनको अपनी इस नौकरी पर इतना गर्व था कि वो अपनी सेना की वर्दी हर रविवार को चर्च में जाते वक्त पहनते थे। यही देखकर डेविड भी वायुसेना में जाने के लिए प्रेरित हुआ। वायुसेना में भी जो नौकरी डेविड को सबसे ज्यादा पसंद थी वो पैरा ट्रूपर्स की थी। पैरा ट्रूपर्स वो लोग होते हैं जो वायुयान से पैराशूट की मदद से कूदकर पायलट और सेना के जवानों की जान बचाते हैं। डेविड ने इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह के लिए एक कोर्स में दाखिला लिया। वहां उसने एक पैरा ट्रूपर स्कॉट गैरन का भाषण सुना। अपनी ट्रेनिंग के दौरान की कहानियां सुनाते हुए स्कॉट ने बताया कि कैसे उसे 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ा था। एक दिन जैसे ही वो कूदा तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसका पैराशूट ठीक से नहीं खुला और उसके साथी के पैराशूट से उलझ गया। इसके कारण वो दोनों ठीक से लैंड नहीं कर पाए
जल्द ही स्कॉट जमीन पर गिर गया और वो लुढ़कता ही गया। सबने सोचा कि स्कॉट की मौत हो गई है, लेकिन उस समय उसमें थोड़ी जान बाकी थी। स्कॉट को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके दिल ने 2 बार धड़कना बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद भी स्कॉट का फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल होने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इतनी चोटें लगने के बाद पैराट्रूपर्स का दोबारा वायुसेना में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल होता है। उस वक्त स्कॉट लगातार अपने ठीक होने पर ध्यान देने लगा और 18 महीने के प्रयास के बाद एक असंभव काम को करने की कोशिश में लग गया। उसने अपने सारे बुरे हालातों को पार करके खुद को फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल किया। डेविड ये कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे एक असंभव कार्य को स्कॉट ने संभव किया। अपने ऊपर आई हर परेशानी को सहने के बाद डेविड को आखिरकार अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। डेविड अब ये सोच चुका था कि उसे किस रास्ते पर चलना है। इसके बाद डेविड ने बास्केटबॉल के खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया, जिससे कम से कम वो अपने स्कूल के बच्चों के सामने अपनी कुछ प्रतिष्ठा बना सके और उसका मनोबल भी बढ़ा रहे। हालांकि वो पढ़ाई में अब भी पहले जितना ही कमजोर था और वो परीक्षा में केवल धोखाधड़ी करके पास हुआ करता था। लेकिन सेना में जाने का अर्थ है अनुशासन, जिससे डेविड अब भी काफी दूर था। मगर उसके जीवन में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने डेविड को बदलने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। पहली घटना तब हुई जब डेविड सेना में दाखिल होने वाली एक परीक्षा में फेल हुआ। डेविड उस परीक्षा में अपनी ओर से जितनी तैयारी कर सकता था करके गया था। उसने सोचा था कि स्कूल की तरह इस परीक्षा में भी वो नकल कर लेगा, लेकिन ये परीक्षा अलग थी। डेविड के आसपास जो बच्चे बैठे थे वो एक अलग विषय की परीक्षा दे रहे थे, इसलिए डेविड के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे वो नकल कर पाए। डेविड उस परीक्षा में 99 अंकों में से केवल 20 अंक ही प्राप्त कर पाया, जो सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम 36 अंकों से काफी कम थे। इस घटना ने डेविड को काफी उदास तो किया ही, मगर साथ ही साथ इसने डेविड को यह भी एहसास दिलाया कि उसे अपने आप को बदलने की कितनी जरूरत है। उसके जीवन की दूसरी घटना उसकी मां जैकी से जुड़ी थी। डेविड की मां जैकी जब भी डेविड को कुछ बताती थी तो डेविड उसे सुनने से साफ इनकार कर देता था। डेविड लगातार कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर बैठा रहता था। उसकी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। जब एक दिन डेविड अपने दोस्त के यहाँ था तो वहां उसकी मां जैकी का फोन आया, जिसने उससे कहा कि उसके कॉलेज से एक पत्र आया है। उस पत्र में यह लिखा था कि डेविड 1 साल में आधे से ज्यादा बार कक्षाओं में नहीं आया है, तो यदि डेविड इन सब कक्षाओं में ना आने का कोई वाजिब कारण नहीं बताता तो वो इस साल कॉलेज पास नहीं कर पाएगा। यह सुनकर डेविड कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, मैं आकर पत्र लेता हूं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मां के पास गया तो उसकी मां ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे बस एक सैंडविच बनाकर दे दिया। डेविड अपने कमरे में जाकर उस पत्र को देखने लगा। उसके बाद वो नहाया और खुद को शीशे में देखने लगा। तब उसे यह एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान बन गया है जिसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है जिसे कोई अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। डेविड अपने आप से घृणा करने लगा। उसने खुद से कहा कि आखिरकार ऐसे इंसान को वायुसेना क्यों रखेगी। उसी दिन से डेविड ने सोच लिया कि उसे अपने आप को बदलना है और यहीं से शुरू हुई डेविड की अपने आप को बदलने की कहानी। डेविड ने अपने आप से वादे करने शुरू कर दिए। उसने खुद से कहा कि अब उसे बेकार गुंडे की तरह रहना बंद करना होगा। उसे परीक्षा में नकल करनी भी बंद करनी होगी, क्योंकि ये अनुशासित जीवन ही उसे वायुसेना में भर्ती करवा सकता था। डेविड अब लगातार वायुसेना में भर्ती होने की तैयारी में लग चुका था। वो हर दिन भागता, जिम जाता और पढ़ाई भी मन लगाकर करता था। धीरे धीरे उसकी मां को भी यह एहसास हो गया कि डेविड इस बार वायुसेना में भर्ती होने के लिए काफी गंभीर है। जैकी ने डेविड के लिए एक शिक्षक रखा जो उसको यह बताएगा कि वो कैसे वायुसेना में भर्ती हो सकता है। धीरे धीरे डेविड हर चीज में बेहतर होने लगा और 6 महीनों के अंदर ही उसने अपनी पढ़ाई का स्तर 4th कक्षा से उच्च विद्यालय के स्तर तक पहुंचा दिया। अपने तीसरे प्रयास में डेविड आखिरकार वायुसेना की परीक्षा पास करने में सफल हुआ और वायुसेना में भर्ती हो गया। लेकिन क्या संघर्ष अब डेविड का साथ छोड़ चुका था? ये देखने वाली बात थी। चैलेंज संख्या 2। डेविड के लिए अब वो वक्त आ चुका था जब वो खुद की नजरों से नजरें मिलाकर खुद का सामना करें। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप अपने घमंड को बढ़ावा न दें।
जब आप अपने घमंड को बढ़ावा देते हैं तो वास्तव में वही आपको एक वास्तविक हीरो बनने से रोकता है। डेविड ने यह काम शीशे के सामने देखकर खुद से बात करके किया। आप भी ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं जिससे आप अपने असुरक्षित विषयों और अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने आप को लगातार ये याद दिलाइए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, और जब भी आप अपने उस लक्ष्य से भटकें तो खुद को ये याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अपने हर कदम को देखना शुरू कीजिए। आपका उठाया हर कदम क्या आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों को नकारना बंद करें। आप जैसा महसूस करते हैं, आप कम से कम खुद को तो वैसा ही बताइए। अगले ही दिन डेविड नेवी के अफसरों को फोन लगाने लगा और अपनी कहानी बताकर यह कहने लगा कि उसे नेवी की सील ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है। मगर हर किसी ने उसे नकार दिया। लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसने डेविड को उससे मिलने के लिए कहा। जब डेविड उससे मिलने गया तो उसने डेविड के वजन का मजाक उड़ाकर उसे वापस भेज दिया। मगर इन सब समस्याओं के बाद डेविड को आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिला जो नेवी में भर्ती करने का काम देखा करता था। डेविड उससे मिलने गया, लेकिन इस बार उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि पिछली बार उसकी उम्मीद उसके मजाक बनने के साथ ही खत्म हो गई थी। इस अफसर का नाम था शाल्जो। जब डेविड वहां पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन शाल्जो उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने डेविड का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसे तुरंत वजन तौलने वाली मशीन पर खड़ा होने के लिए कहा। उस वक्त नेवी में अधिकतम स्वीकार्य वजन 95 किलो के आसपास था। डेविड ने अपने कदम तराजू पर रखे और दोबारा बेइज्जती सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सामने 135 किलो का आंकड़ा दिखा, तब शाल्जो मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक हट्टे कट्टे इंसान हो। नेवी में थोड़े फुर्तीले इंसान चाहिए होते हैं, इसलिए तुम्हें अपने वजन को आने वाले 3 महीनों के अंदर कम करना होगा। यह सुनकर डेविड सोचने लगा कि आने वाले केवल 3 महीनों में उसे करीब 45 किलो वजन कम करना होगा। शुरुआत में डेविड को लगा कि यह काम बिल्कुल असंभव है, जिसे वो शायद ही कर पाए। मगर अब डेविड के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक डेविड नेवी सील की परीक्षाओं की तैयारी में लग गया और उसने अपनी मेहनत के बूते पर सभी परीक्षाएं भी पास कर लीं। लेकिन एक परीक्षा ऐसी थी जिसमें उसके जरूरत से थोड़े कम अंक आए थे। इसके अलावा अभी उसकी शारीरिक परीक्षा होनी भी बाकी थी, जिसकी तैयारी वो जल्द शुरू करने वाला था। यह काम डेविड को इतना असंभव लग रहा था कि उसने अपने रेस्टोरेंट की नौकरी भी नहीं छोड़ी। उसे यह लगा कि अगर वो नेवी में भर्ती होने में सफल नहीं हो पाया तो कहीं वो अपनी पुरानी नौकरी से भी हाथ न धो बैठे। हालांकि डेविड ने लिखित परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक विषय में उसका प्रदर्शन थोड़ा ढीला रह गया था। इसलिए उसको 4 हफ्ते बाद दोबारा सारी परीक्षाएं देनी थी। जब रेस्टोरेंट में डेविड ने एक बार फिर उन कॉकरोचों और कीड़े मकोड़ों के साथ जिंदगी बिताई तो उसने इस बार पूरी तरह से ये ठान लिया था कि अब वो वापस इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। उसी दिन से डेविड ने अपने जूते की डोरियां बांधी और दौड़ना शुरू कर दिया। पहली दौड़ के बाद उसके पैरों में भयानक दर्द होने लगा और उसके फेफड़ों ने केवल 1 किलोमीटर की दौड़ के बाद ही हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब डेविड रुकना भूल चुका था, इसलिए वो उन सभी कठिनाइयों के बावजूद दौड़ता रहा। वो रोजाना सुबह 4:30 बजे उठकर 2 घंटे दौड़ने जाता था और फिर वापस आकर पढ़ाई करता था। डेविड का वजन ज्यादा होने के कारण वो भागने की बजाय साइकिल चलाने में ज्यादा समय बिताया करता था, क्योंकि उसका अपने इतने ज्यादा वजन के साथ भागना काफी मुश्किल होता था। डेविड ने अपना खाना भी बहुत कम कर दिया था। कम कैलोरी के लिए वो दिन में केवल एक बार ही खाना खाता, जिसका नतीजा भी अब सामने आने लगा था। 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब डेविड का वजन 10 किलो कम हो गया था। मगर नेवी में जाने के लिए ये वजन अब भी काफी ज्यादा था। अब डेविड ने धीरे धीरे कसरत करनी भी शुरू कर दी। जैसा कि अक्सर वजन कम करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है कि शुरुआत में तेजी से वजन गिरने के बाद एक समय ऐसा आता है जब शरीर वजन कम करना बंद कर देता है। डेविड के साथ भी यही हुआ। उसका वजन कुछ समय के बाद गिरना बंद हो गया।
अब डेविड के पास अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी कसरत को और ज्यादा बढ़ा दे। ट्रेनिंग के 1 महीने पहले डेविड का वजन करीब 105 किलो के आसपास था। वो अब दिन में करीब 10 से 12 किलोमीटर तक दौड़ा करता था और करीब 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाता था। इसके अलावा उसने तैराकी करनी भी शुरू कर दी थी। ये सब वो कड़ाके की सर्दी में किया करता था। लेकिन अब शरीर के साथ साथ डेविड को अपनी मानसिक तैयारी भी पूरी तरह से करनी थी। वो केवल कम वजन के साथ नेवी सील की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको लिखित परीक्षा भी दोबारा पास करनी होगी। इसलिए वो पढ़ाई को भी ज्यादा समय देने लगा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब नए विषय की परीक्षा का नतीजा आना था। डेविड अपना परिणाम लेने के लिए ऑफिस पहुंचा। वो वहां के कर्मचारी से अपने परिणाम की मांग करने लगा और जब उसका परिणाम उसके सामने आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरकार अब सभी परीक्षाएं पास कर ली थीं। शाल्जो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने डेविड से मिलकर डेविड की इस सफलता का जश्न मनाया। चैलेंज संख्या 3। आपकी यात्रा का पहला चरण हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर मेहनत की दुनिया में कदम रखना होता है। इसलिए अपना पहला कदम इतने आत्मविश्वास के साथ उठाएं कि वो आपको अंत तक रुकने न दे। हमेशा ध्यान रखें कि आप वो काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता हो। इस तरह के काम करने से आप धीरे धीरे अपने डर पर हावी होने लगेंगे और अगर भविष्य में कुछ ऐसी चुनौती आपके सामने आती है तो आप उसके सामने नहीं झुकेंगे। आप जिस भी चीज को बदलना चाहते हैं उसकी फोटो लें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। इसके साथ ही उस तस्वीर के नीचे यह भी लिखें कि आप इसमें क्या बदलाव लाने वाले हैं और बदलाव के प्रयास में जुट जाएं। कार्य। अपने तीसरे प्रयास में डेविड वायुसेना की परीक्षा को पास करके सेना में भर्ती हो गया। लेकिन डेविड की जिंदगी भला इतनी आसान कैसे हो सकती थी? प्रशिक्षण के दौरान सेना के डॉक्टरों ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की रक्त कोशिकाएं असामान्य होती हैं। उससे उसके शरीर में रक्त की कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसी के चलते डेविड को वायुसेना से निकाल दिया गया। हारा हुआ डेविड अब अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद नियति ही उसे एक असफल व्यक्ति बनाना चाहती है और शायद उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण वो हर जगह असफलता का मुंह देख रहा है। इस दौरान डेविड ने शादी कर ली और एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसका काम चूहों को पकड़कर रेस्टोरेंट से दूर छोड़कर आने का था। डेविड को पता था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहता है। उसे तो वायुसेना में भर्ती होना था, लेकिन अब हालात थोड़े अलग थे। जब डेविड की उम्र 19 साल की थी तब उसका वजन करीब 80 किलो के आसपास था और 4 सालों बाद वो करीब 130 किलो का हो गया था। इस वजन के साथ उन्हें केवल चूहे पकड़ने की नौकरी ही मिल सकती थी। अब वायुसेना में भर्ती होना उसके लिए एक सपना मात्र ही रह गया था। डेविड को अपनी इस नौकरी में केवल एक ही चीज पसंद थी और वो ये थी कि इसे करते वक्त उसे किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ता था। लोग उन्हें देख नहीं सकते थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। जहां लोग कम से कम होंगे, चूहे वहीं ज्यादा होंगे। कभी कभी डेविड दरवाजे के शीशे में खुद की झलक देखा करता था, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देता था कि इस शीशे में दिखाई देने वाला व्यक्ति वही है। डेविड बस चूहे और कीड़े मकोड़े जो रेस्टोरेंट में खाने को खराब करते थे उन्हें मारकर फेंक दिया करता था। रेस्टोरेंट में काम करने से पहले डेविड ने एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी की थी, जहां उन्हें महीने के $700 मिलते थे। रात में डेविड हमेशा ये सोचता था कि वो चाहता तो वायुसेना में रुक सकता था, क्योंकि जब वायुसेना में डॉक्टरों ने उन्हें यह बताया कि उनको सिकल सेल एनीमिया है, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें तुरंत वायुसेना छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि डेविड को शुरू से सारा प्रशिक्षण दोबारा करना होगा। मगर वायुसेना का प्रशिक्षण इतना कड़ा था कि डेविड की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि वो फिर से पूरा प्रशिक्षण करे। वो मन ही मन इस बात को लेकर खुश था कि उसे अब इतना कड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो लोगों के सामने दुखी दिखने का प्रयास करता था, जिससे कोई उसे ये न बोले कि वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। वो अपनी किस्मत को इसका जिम्मेदार ठहराकर अपनी परेशानियों और कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इन सब परेशानी के बीच
डेविड के साथ एक अच्छा काम हुआ। डेविड की शादी उसकी मनपसंद लड़की पेम से हुई थी। पेम वही लड़की थी जिसके पिता ने एक बार डेविड को उसके काले रंग के लिए बेइज्जत किया था। उस वक्त पेम के पास भी कोई नौकरी नहीं थी, इसी कारण अब सारी जिम्मेदारी डेविड पर ही थी। इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए डेविड अपनी जिंदगी La 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 li, la 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 li, la 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 li, la 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 नहीं थी, इसी कारण अब सारी जिम्मेदारी डेविड पर ही थी। इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए डेविड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहा था। तभी एक दिन डेविड को एक अखबार की हेडलाइन ने अपनी ओर आकर्षित किया। उस हेडलाइन में लिखा था, नेवी सील, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग। इस हेडलाइन को पढ़कर डेविड काफी उत्साहित हो गया और उस अखबार को करीब 30 मिनट तक लगातार पढ़ता रहा। उसे पढ़कर डेविड को यह पता चला कि नेवी सील सेना की सबसे कठिन प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाली शाखा है, जहां जाने वाले लोग वास्तव में लोहे से भी कठोर होते हैं। जब डेविड ने यह देखा कि नेवी सील के जवान किस प्रकार के होते हैं, तो उसे वो सब गुण दिखे जो उसके भीतर दूर दूर तक नहीं थे। नेवी के ये जवान आत्मसम्मान, गौरव, योग्यता, मेहनत और बुद्धिमत्ता का एक अनूठा मिश्रण थे। वहीं दूसरी ओर डेविड एक हारा हुआ और कमजोर इंसान था, जो कीड़े मकोड़ों जैसी एक जिंदगी जी रहा था। डेविड बार बार नेवी के उन युवाओं की ओर देख रहा था और यह सोच रहा था कि क्या उसके अंदर भी ऐसा जज्बा बाकी है जो उसे ऐसा बना सकता है। उसी दौरान डेविड के साथ एक और घटना हुई। एक दिन जब अपने काम के दौरान डेविड चूहों और कॉकरोचों को पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक रहा था, तब एक जगह पर ढेर सारे कॉकरोच जमा हो गए थे। डेविड ने जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए उस जगह पर अपना हाथ डाला, तो वो सभी कॉकरोच डेविड के सिर पर चढ़ने लगे। डेविड अपने जूते से उन सभी कॉकरोचों को एक एक करके लगातार तब तक मारता रहा जब तक सभी कॉकरोच नहीं मर गए। फिर कुछ देर हाँफने के बाद डेविड ने देखा कि जमीन पर ढेर सारे मरे हुए कॉकरोच पड़े हैं, जिनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं और जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो डेविड की मार से बच गए थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर के कोनों में छिपने की कोशिश कर रहे थे। उस पल डेविड को ऐसा लगा कि शायद उसकी जिंदगी भी इन कॉकरोचों जैसी है, जो हर वक्त केवल यही कोशिश करता है कि काश किसी तरह वो जिंदा रह जाए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी इन कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुकी है, जो न जाने कब किसी और के द्वारा कुचल दिए जाएं। इसके बाद डेविड को यह एहसास हुआ कि उसे अब कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी नहीं जीनी। उसने अब अपनी जिंदगी का जिम्मा अपने सिर लेने का निर्णय ले लिया था। इसी दौरान एक और व्यक्ति की बात ने भी डेविड को खुद को बदलने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में यह व्यक्ति डेविड से बात नहीं कर रहा था, बल्कि यह व्यक्ति उस वक्त नेवी सील के जवानों को भाषण दे रहा था। जब डेविड नेवी सील के बारे में जानकारी जुटाने में लगा था, तब उसने उनके कुछ वीडियो देखे थे। उस वीडियो में उसने देखा कि नेवी सील का एक कमांडो अपने जवानों से कुछ कह रहा था, लेकिन उस अफसर की बात सुनकर डेविड को ऐसा लग रहा था कि मानो वो कमांडो सीधा उसी से ही बात कर रहा है। वो अफसर कह रहा था, हमारे समाज में अक्सर आम लोगों को ही अहमियत दी जाती है और सम्मानित किया जाता है, लेकिन हम आम लोगों की तलाश में नहीं हैं। हमें दिलचस्पी उन लोगों में है जो उस भीड़ में से खुद को अलग करने का साहस दिखाते हैं, जो खुद को सदियों से चली आ रही शर्तों में बांधने के खिलाफ बोलते हैं और जो मानव समाज से कई कदम आगे बढ़कर काम करते हैं। नेवी सील को उन्हीं लोगों की तलाश है जो हर एक काम को अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से पूरा करते हैं। ऐसे लोग जो हर प्रकार के मुश्किल हालातों को पार कर सकते हैं। इन बातों ने डेविड को इतना ज्यादा प्रेरित किया कि वो बाथरूम गया और शीशे में खुद को देखने लगा। उस वक्त डेविड का वजन करीब 135 किलो के आसपास था। वो एक अनपढ़, बिना किसी योग्यता, अनुशासन और बिना किसी भविष्य के रहने वाला एक आम इंसान था। यहां तक कि वो तो आम लोगों के स्तर से भी कोसों दूर था। वो उस जगह पर था जहां लोग अपनी जिंदगी के खराब से खराब समय के दौरान भी नहीं होते हैं। लेकिन शीशे में खुद को देखते वक्त डेविड बदलाव के लिए जाग चुका था। वो एक नए डेविड गॉगिंस के जन्म के लिए जाग चुका था, अपनी किस्मत को बदलने के लिए भी जाग चुका था। एक असंभव कार्य। अपने तीसरे प्रयास में डेविड वायुसेना की परीक्षा को पास करके सेना में भर्ती हो गया,
लेकिन डेविड की जिंदगी भला इतनी आसान कैसे हो सकती थी? प्रशिक्षण के दौरान सेना के डॉक्टरों ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की रक्त कोशिकाएं असामान्य होती हैं। उससे उसके शरीर में रक्त की कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसी के चलते डेविड को वायुसेना से निकाल दिया गया। हारा हुआ डेविड अब अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद नियति ही उसे एक असफल व्यक्ति बनाना चाहती है और शायद उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण वो हर जगह असफलता का मुंह देख रहा है। इस दौरान डेविड ने शादी कर ली और एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसका काम चूहों को पकड़कर रेस्टोरेंट से दूर छोड़कर आने का था। डेविड को पता था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहता है। उसे तो वायुसेना में भर्ती होना था, लेकिन अब हालात थोड़े अलग थे। जब डेविड की उम्र 19 साल की थी, तब उसका वजन करीब 80 किलो के आसपास था और 4 सालों बाद वो करीब 130 किलो का हो गया था। इस वजन के साथ उन्हें केवल चूहे पकड़ने की नौकरी ही मिल सकती थी। अब वायुसेना में भर्ती होना उसके लिए मेहनत ने उनको वहां पहुंचा ही दिया जहां जाने का ख्वाब वो हमेशा देखा करते थे। लेकिन क्या यही उसकी परीक्षा का अंत था? नेवी सील में भर्ती होना एक अलग बात थी और वहां टिकना एक अलग बात है। नेवी की ट्रेनिंग देखकर आधे से ज्यादा लोग नेवी छोड़कर आ जाते थे। अब डेविड को उसकी सारी मेहनत उसकी आंखों के सामने से गुजरती नजर आ रही थी। उसे यही याद आने लगा कि कैसे वो हर दिन सुबह 4:30 बजे उठकर अपने सपनों के लिए दौड़ लगाता था। वो हर एक क्षण खुद को नेवी में बनाए रखने के लिए उन्हीं दिनों को याद करता था। नेवी जवान को हर तरह के कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता था, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हों या समंदर के अंदर गहराई में किए गए ऑपरेशन। डेविड को हर तरह के प्रशिक्षण से गुजरकर नेवी सील में अपनी जगह पक्की करनी थी। ये ट्रेनिंग न केवल शारीरिक क्षमता का परीक्षण करती थी, बल्कि मानसिक क्षमता का भी हर तरह से परीक्षण करती थी। इसलिए इसे हेल वीक भी कहा जाता था। हेल वीक से गुजरना एक नरक से गुजरने जितने ही दर्दनाक होता है। हेल वीक का सफर डेविड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस दौरान उसकी नाक से खून आना, सबसे पीछे रहकर जमीन पर औंधे मुंह गिर जाना और सांस फूलना बहुत आम हो गया था। लेकिन डेविड अब हार मानने से इनकार कर चुका था। नेवी के डॉक्टर ने भी उससे कहा था कि इस तरह से डेविड अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। मगर डेविड ने यह ठान लिया था कि अगर उसे जीना है तो इसी तरह सिर उठाकर जीना है, नहीं तो उसके लिए मरना बेहतर है। अब भला मौत भी उसे क्या ही डराती। डेविड भागता रहा, गिरकर दोबारा उठता रहा और अंत में उसकी यही मेहनत ने न केवल उसे हेल वीक से पास कराया, बल्कि वो पूरी टीम में सबसे टॉप पर भी रहा। जिंदगी में पहली बार डेविड प्रथम आया था और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में कभी ऐसा लम्हा भी आएगा। लेकिन इस पल को उसकी मेहनत और उसके पसीने की बूंदों ने बनाया था, न कि उसकी किस्मत उसके जीवन में ये पल लाई थी। डेविड बहुत खुश था। वो इतना खुश था जितना वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी इस खुशी का भी अंत नजदीक था। हेल वीक केवल बाकी लोगों के लिए खत्म हुआ था, लेकिन डेविड के लिए यह केवल एक शुरुआत थी। डेविड का घुटना बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तब उसे और उसकी बाकी की टीम को उनकी अगली दौड़ से पहले 1 हफ्ते का आराम करने का वक्त दिया गया। लेकिन तब तक भी डेविड का घुटना ठीक नहीं हो पाया। अब यही परेशानी डेविड के सामने आकर खड़ी थी। डेविड इस बार बिना किसी जवाब के और बिना किसी हल के इस परेशानी के सामने लाचार खड़ा था। चैलेंज संख्या 4। अपने जीवन की कोई भी एक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हालात को चुनिए। आपके अनुसार उस रास्ते में आपके खिलाफ कौन था? कौन तब आपको सही राह दिखाने वाला था? फिर आप इन सवालों के जवाब के अनुसार काम कीजिए, जिससे आपके खिलाफ खड़े लोग और हार मानने वाले गलत साबित हों और आपके साथ खड़े लोग आप पर गर्व करें। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको उस काम को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने पहले कभी नहीं की थी। अपने काम को सही अंजाम तक ले जाने के लिए जो भी कीमत आपको चुकानी पड़े, वो आप चुकाने के लिए तैयार रहें। यही सफलता का एकमात्र मंत्र है।